Hello students, now we are going to discussing on the paper unit test second set B। तो स्टूडेंट्स हम सेट बी का जो ये क्वेश्चन पेपर है उसे अब सॉल्व करेंगे। तो इसके इंस्ट्रक्शंस तो आपने पहले ही पढ़ रखे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस आपके पास होने चाहिए, उनके रीज़न्स आप हर क्वेश्चन के सपोर्ट में आप लिखेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही रहा और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है इसमें आपसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद, कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो किसके साथ डील करती है या किस तरह से वो डिफ़ाइन होती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला ऑप्शन है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, यानी हमें कोई भी बाद में वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है कि ये फैक्ट से रिलेटेड होती है। तीसरा आपके पास है ओपिनियन और फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर नन ऑफ दीज। तो इन चारों में जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करता है या डील करता है वो आपके पास ऑप्शन है, उसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि ये जो ऑप्शन आपके पास है सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वेरीफाई नहीं होती है। तो ओपिनियन क्या होते हैं, वो वेरीफाइड नहीं होते हैं, उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सजेशंस देने पड़ते हैं, उनके सपोर्ट में आपको बोलना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ओपिनियन बेस है। ओके, तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो अराइज मीन्स जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं या उत्पन्न होती हैं, वो ड्यू टू फैक्ट दैट कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनमें से किसके वजह से क्रिएट होती हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आपके पास होती हैं। तो उसके आंसर के सपोर्ट में आपके पास 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है जिसमें कहा है कि रिसोर्सेज आर स्केयर, रिसोर्स जो हैं वो कम होते हैं। दूसरा आपके पास है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो ह्यूमन वांट हैं वो असीमित होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तीसरा ऑप्शन में आपके पास कहा गया है कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और फोर्थ में आपसे कहा गया है ऑल ऑफ दीज। क्या ये सभी आपके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? तो हाँ, क्यों? क्योंकि ये जो ए, बी और सी ऑप्शन हैं ये सब क्या हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज़ हैं। कि अगर हम कहें तो इसमें आपके पास आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वो रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, कम होते हैं, उसके वजह से भी होती है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं और रिसोर्सेज जो हैं उनके अल्टरनेटिव यूज़ भी होते हैं। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या होगा, आंसर होगा इसका डी पोर्शन। ये डी जो है हमारे पास सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज। ओके, तो इस तरह से आपके पास तीसरा क्वेश्चन। अब हम आगे पढ़ेंगे और उसमें आप देखें आपसे कहा गया है कि आप जो तीसरे क्वेश्चन है उसके अंदर आप ज़रा पढ़ें तो वो आपको लगता है कि उसमें लिखा गया है कि when an economy is operating on the PPC it indicates, कि जो PPC है, जो इकोनॉमी है वो PPC पर ऑपरेट होती है। हमेशा जो प्रोडक्शन होता है वो PPC पर होता है। और इससे क्या इंडिकेट होता है, इससे आपको क्या पता लगता है कि जो हमारे पास है कि इकोनॉमी जो ऑपरेट होती है वो PPC पर ऑपरेट होती है। ये किसका इंडिकेट है या किसके वजह से ये आपको दिखती है? तो इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है कि पोटेंशियल आउटपुट इज़ ग्रेटर दैन
एक्चुअल आउटपुट, कि जो पोटेंशियल आउटपुट है, जो उसका एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है एक्चुअल जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके। बी में लिखा है कि पोटेंशियल आउटपुट हमेशा एक्चुअल आउटपुट के बराबर होती है। तीसरे में है कि पोटेंशियल आउटपुट जो है वो लेस देन है एक्चुअल आउटपुट के, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं है। तो आप देखिए कि जब हम पीपीसी की बात करते हैं तो पीपीसी हमेशा ये इंडिकेट करता है कि अगर हम पीपीसी पर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं पीपीसी पर कर रहे हैं, तो इसका मीन है कि हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने का मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो एक्चुअल जो प्रोडक्शन बना है वो हमारे पास अपनी एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो एक्चुअल जो आपके पास आउटपुट है और वो किसके बराबर होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के बराबर होगा। इसीलिए जो बी ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि पोटेंशियल आउटपुट इज़ इक्वल टू द एक्चुअल आउटपुट, जो ये आपका आंसर सही है आपका, कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट होता है, जो आपकी क्षमता होती है, वो वास्तव में आपकी जो प्रोडक्शन है उसके बराबर होती है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपसे कहा गया है कि बताइए क्या कि पीपीसी इज़ आ स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ, कि जो पीपीसी है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कि ये पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है, किस केस में होती है। तो किस केस में होगी, तो इसकी कंडीशंस आपको देखनी होगी। हमने आपको समझाया था कि जब भी क्या हो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाए, मतलब जो आपका एमआरटी जिसे आप बोलते हैं वो सैक्रिफाइस को डिफ़ाइन करता है। जो सैक्रिफाइस जो आपके पास वो बिल्कुल चेंज नहीं हो, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो रीज़न होता है किसका, कांस्टेंट आपके पास पीपीसी का। तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें लिखा है राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बढ़ रही हो तब स्ट्रेट होगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा है फॉलिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गिर रही हो तब आपके पास होगा। या फिर आपसे यहाँ पर लिखा गया है तीसरे ऑप्शन में कि कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट आपके पास है, और चौथा आपके पास नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है। तो अब आपको जो है इसी में से आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो टिक है आपके पास क्या, हमने बताया कि कांस्टेंट एमओसी की वजह से पीपीसी स्ट्रेट होता है। अगर हम देखें, अगर ये जो आपके पास पीपीसी है ये देखिए कांस्टेंट आपके पास हुआ है। ये कांस्टेंट आपके पास कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ डायग्राम देखें, ये एक डायग्राम हम इस तरह से यहाँ पर देखें, तो ये जो पीपीसी आपके पास है ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आपके पास दिखाई देगा ये, जबकि आपको मालूम है कि जो पीपीसी है वो पीपीसी कैसा होता है, उसका जो कर्व होता है वो हमेशा किस तरह का होगा, वो हमेशा आप देखेंगे तो उसका जो शेप होता है वो किस तरह का होता है, वो डाउनवर्ड आपके पास होता है। इस तरह से आप देखें कॉनकेव आपके पास होता है इस तरह से, ये पीपीसी का जो कर्व है वो इस तरह से होता है। लेकिन जब आपसे कहा गया है कि एमओसी कांस्टेंट है, तो ये पीपीसी आपके पास कैसा हो जाएगा, वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास जो है ये स्ट्रेट, तो आपको ये समझ में आ गया। तो इस तरह से हम यह कहते हैं कि ये आपके पास एमओसी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, तभी पीपीसी स्ट्रेट लाइन आपके पास दिखेगी। ओके, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या कहा गया है कि जो क्या है, ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी एक्सप्रेस द यूटिलिटी इन टर्म ऑफ ऑर्डिनल नंबर। ये जो ऑर्डिनल नंबर है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्डिनल नंबर है वो किस कॉन्सेप्ट को डिफ़ाइन करता है। तो ऑर्डिनल जो नंबर है वो आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ये डिफ़ाइन करता है। और मार्जिनल यूटिलिटी में आपको मालूम है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या करता है कि वो जो हम एडिशनल यूनिट है उससे मिलने वाली यूटिलिटी होती है। हर यूनिट का अलग अपना लेवल होता है, क्योंकि हर लेवल से अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये हमें वही सर्च करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में आपके पास लिखा है
के यूनिट्स, ये यूनिट के वजह से। दूसरे में है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हर एक का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है अलग होता है, या कांस्टेंट आपके पास होता है, या नन ऑफ दीज। तो जैसे आपको बताया था हमने कि ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है या ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट होता है, वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पर ये आपको डिसाइड करना होता है। तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इसका सही आंसर है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में आप देखें, आपको क्या कहा गया है कि व्हाट विल बी कंडीशन ऑफ टोटल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी स्टे पॉजिटिव। कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, अगर पॉजिटिव है तो जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगी, कौन सी कंडीशन इसमें कहा है कि अगर ये कंडीशन दी हुई है कि टोटल यूटिलिटी आपके पास क्या होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। तो ये आपको कंडीशन से समझना होगा कि ये कंडीशंस आपके पास कौन सी रहेगी। आप ज़रा समझ लीजिए इसके कि अगर हमारे पास क्या है, हमने एक ये डायग्राम से इसको दिखाया, तो ये देखिए आपके पास क्या है, हमारा जो यूटिलिटी का कर्व होता है वो कुछ इस तरह से आपके पास होता है। ये आपके पास क्या होता है, ये हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। और यहाँ पर क्या होता है कि ये एक बिल्कुल आप देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन अब परपेंडिकुलर होती है, यहाँ पर हम देखते हैं ये आपका। और यहाँ से जो ये टोटल यूटिलिटी है, ये आपके पास देखें, ये जो हमारे पास लाइन है ये हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर आप देखें कि ये जो लाइन है वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर ये इस तरह से आपके पास रहती है। इसको आप ज़रा इरेज कर दें तो ये ज़ीरो से हमेशा होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी, वो ज़ीरो से हमेशा होकर आपके पास ये जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो सही इसका जो डायग्राम आपका बनेगा वो कुछ इस तरह से आपके पास होगा कि आपकी ये जो टोटल यूटिलिटी है वो आपका इस शेप में है, आपके पास ही दिखाया था हमने, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास थी। और ये जो पॉइंट है, जो हमारा ये पॉइंट बिल्कुल आपके पास ये ज़ीरो से होकर जाएगा इस तरह से। ये आपके पास क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये आपके पास क्या है, टोटल यूटिलिटी। ओके तो ये आपके पास इस तरह से आप ये देख लें। अब आपके पास क्या देखा है कि पॉजिटिव, तो ये जो आपके पास क्या होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, ये ज़ीरो तक ये पॉजिटिव है। और जब ये कंडीशन है तो ये टी यू क्या है आपके पास, ये कंडीशन टी यू की क्या है, यहाँ तक। तो ये टी यू जब ये मैक्सिमम हो रहा है तो यहाँ तक ये जो है ये पॉजिटिव आपके पास ये अगर है, तो इसका मतलब है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी। तो ये इंक्रीजिंग आपके पास रहेगा। जो इसका सही आंसर है वो आपके पास क्या है, वो है आपके पास इंक्रीजिंग। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके पास क्या है, ये आपका जो आंसर है इसके एमसीक्यू है वो आपको समझ में आए। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज देंगे। ओके।